कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी से पहले एक छोटा सा अपडेट। आप तमाम लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। कल ईद की छुट्टी थी, इसलिए कहानी नहीं आई, बिकॉज ईद में अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त उन लोगों के साथ भी गुजारना चाहिए, और ये बेहद खुशनुमा वक्त होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ ईद की खुशी मनाई होंगी। अब सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का एक वक्त रहा होगा। एक 13 साल का बालक है, उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। दरअसल घर के अंदर से उसे तरह तरह की आवाजें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद उस बालक ने वहाँ जाकर जो अपनी आँखों से देखा, उसे देखकर वह सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तुरंत ही उस पर हमला हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की ये पहली शुरुआत, और धीरे-धीरे करके 4 कत्ल लगातार उसी घर में हो जाती है। जब चौथा कत्ल हो रहा था, तो यहीं से कुछ दिशा बदल जाती है। दरअसल जो कातिल होता है उसका भी कत्ल हो जाता है, यानी कि लगातार जो कत्ल कर रहा था वह भी मारा जाता है। इस कहानी की गूंज जब उस इलाके के उस जिले में फैल जाती है, तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने जो घटनाक्रम का खुलासा किया, ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने कोई चाल चली है, लेकिन पुलिस का भी दावा था कि यह कोई चाल नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। अ, ये कहानी की शुरुआत जो है, ये सच्ची घटना मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक जिला भिंड। और भिंड जिले की एक कोतवाली शहर है, कोतवाली शहर जिसका इलाका है एक वीरेंद्र नगर। यहाँ की ये सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 14 मई 2016 की। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक 12 साल का बालक, जिसका नाम नीलेश शर्मा उर्फ बेटू होता है, वह जाता है अपनी मौसी के घर की तरफ, क्योंकि दो चार घर छोड़ने के बाद उसकी मौसी का घर आ जाता है। मतलब कि उसी मोहल्ले में उसकी मौसी का घर था। मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ था, जो कभी लगता नहीं था। वो बालक थोड़ा परेशान हो जाता है, काफी आवाजें लगाता है, लेकिन आवाज लगाने के बाद भी घर के अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब मुख्य द्वार का ताला लगा होने के बावजूद भी वो बालक छत पर चढ़ जाता है, और छत पर जाकर ये झांकने की कोशिश कर रहा था कि घर में कोई है भी या नहीं। उसने जो अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर वह सन्न रह जाता है। घर के अंदर कई लाशें पड़ी हुई थी, और इधर-उधर ब्लड फैला हुआ था, और दौड़ते हुए अपने दादा के पास वो लड़का जाता है और जाकर बताता है कि मौसी के साथ कुछ तो हुआ है, और वहाँ भैया और दीदी के साथ भी कुछ हुआ है। और देखते ही देखते पूरे इलाके में यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं। साथ ही अब एसपी नवनीत भसीन, साथ ही इस शहर कोतवाली की जो एसएचओ होते हैं, आसिफ मिर्जा बेग, वो अपनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वो देखते हैं, तो देखने के बाद पता चलता है कि इस घर में एक विधवा महिला है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। नाम है उनका रीना शुक्ला। रीना शुक्ला उसकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है। छवि और उसकी रीना की जो जेठ की बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। और उसकी एक भतीजा होता है, जिसका नाम होता है अंबिका। और भतीजा होता है एक गोलू। ये कुल मिलाकर 13, 14, 16 और 10 साल तक के बालक होते हैं। 4 बालक थे। एक महिला के घर के अंदर से लाश निकलना, या इस तरह से मौत होना, यह अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि पूरे घर का सामान इधर से उधर फैला हुआ था। प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रात कल रात इस घर के अंदर डकैत आते हैं। डकैती करने के दौरान ही उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से खंगाला, तो ऐसा लगा कोई बड़ा सा सामान घर से नहीं गया, जिसके आधार पर यह कह सकें कि इसमें पहले डकैती पड़ती है या लूट होती है।
उसके बाद ये जांच 5 हत्याएं हो जाती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही गोविंदपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, उसको हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया था तभी पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, दबाव बन रहा था कि आखिरकार जो पूरा हत्याकांड है, हत्याकांड के बारे में का कोई हर कोई हत्याकांड के बारे में जानना चाहता था, इस हत्याकांड के बारे में समझना चाहता था। अब अखबारों में अगले दिन जो खबर छपती है, साथ ही पुलिस ने जो कहानी बताई थी, इस कहानी जो इस तरह से थी, दरअसल इस घर में जो रीना शुक्ला नाम की महिला होती है, जिसका पति साल 2014 में किसी बीमारी के वजह से निधन हो जाता है, जिसकी एक बेटी होती है, और उसी दिन जिस दिन यह घटना होता है उसका एक भतीजी और जेठ की लड़की या 4 बच्चे भी होते हैं। अब वह अपने घर पर मौजूद थी, तभी इस व्यक्ति को जो पकड़ा गया था, उस व्यक्ति से पुलिस ने कहानी जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। तब नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर ने जो कहानी सुनाई, वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी होती है। दरअसल वो बताता है इन्हीं की यानी कि रीना शुक्ला के घर पर एक किराएदार रहती है जिसका नाम रोली भदौरिया होता है। वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था और उसकी उम्र उस वक्त थी लगभग 24 साल के आसपास, और इस महिला की उम्र थी लगभग 32 साल के आसपास या 31 साल के आसपास। अब वो घर पर आया करता था तो महिला उससे हालचाल पूछा करती थी। हालचाल पूछने दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों को पता नहीं चलता, लेकिन इस विधवा महिला को और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो यह लगातार फोन पर बातें किया करते थे। 2 महीने में यह बताया जाता है कि 300 से ज्यादा बार दोनों ने आपस में अलग अलग नंबरों पर बातचीत की थी। इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है? अब बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। रात को उसको इशारा मिला करता था, यह जो शिक्षक होता है, जो ट्यूशन टीचर होता है जिसका नाम अंकुर उर्फ नीतीश दीक्षित होता है, वह आ जाया करता था। दरअसल उसने नर्सिंग की भी कोई कोर्स कर रखा था। रीना को लाकर कुछ दवाइयाँ दे दिया करता था। वो दवाइयाँ अपने बच्चों को भी, भतीजे-भतीजों को दे दिया करती थी ताकि बच्चे आराम से, इत्मीनान से सो जाएँ, और उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएँ। जितना वक्त ये चाहे उतना वक्त वो अपने एक दूसरे के साथ बिता सके। लेकिन 13-14 मई की रात 2016 की उस रात में, उस दिन लड़कियों ने तो दवाई खाई थी नींद की, लेकिन उस लड़के पर उतना ज्यादा असर उस दवाई का नहीं हुआ जितना हर बार हुआ करता था। अब जैसे ही रात में 12:30-1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, इस बीच में जो लड़का होता है गोलू की आंखें खुल जाती है। गोली की जैसे आंख खुलती है तो घर में अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। उसने जब झांक कर देखा, उसकी बुआ किसी व्यक्ति के साथ अवैध रूप से संबंध बना रही थी। वो गलत स्थिति में था। उस गलत स्थिति को देखने के बाद, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तभी रीना और उसके जो प्रेमी होता है जिसका नाम नीतीश दीक्षित होता है, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया क्यों नहीं इस गोलू को मार दिया जाए। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो चीखे और चिल्लाए ना, इसलिए उसके मुंह में भी कपड़ा ठोक दिया जाता है और चाकू से उसका गला गोत दिया जाता है। जब वो मर जाता है, इसी बीच में उसके शोर शराबी को सुनने के बाद पहले अंबिका जग जाती है, फिर महिमा जग जाती है। जैसे जब गोलू को मारा गया था, ठीक वैसे ही अंबिका और महिमा को भी मार दिया जाता है। चाकू से उसको पूरी तरह से गोद दिया जाता है। इसी बीच में इनकी जो बेटी होती है छवि की भी आंखें खुल जाती है, यानी कि रीना की इकलौती बेटी थी छवि। जब उसकी भी आंख खुल जाती है, वो आती है, और जब उस कातिल ने, जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित ने जब छवि को मारने की कोशिश की तो रीना ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसने कहा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? तभी वो कहता है कि इसका भी मारना जरूरी है, यदि हमने इसको नहीं मारा तो पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी, इसलिए इनको मारना ही पड़ेगा। आखिरकार जब छवि की मौत हो जाती है तब रीना शुक्ला को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, और जब रीना शुक्ला को अफसोस हो रहा था तब वो जो अंकुर होता है, अंकुर को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये 4 कत्ल ही हो ही गए, कहीं पुलिस पकड़ लेगी और पकड़ेगी, फिर तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेज सकती है। तभी अभी उसने आखिरी जो अपनी आंखों से देख रहा था, अब तक 4 कत्ल कराने में पूरी मदद कर रहा था, यानी कि रीना शुक्ला को, उसको भी उसी तरह से मार देता है जिस तरह से गोलू, महिमा, अंबिका और छवि को उसने मार डाला था।
हत्या करने के बाद वो घर के अंदर रुकता है करीब 1 से डेढ़ घंटा और कुछ इस तरह से सामानों को इधर से उधर फेंक रहा था, जिससे पुलिस को या परिवार के लोगों को लगे कि घटना लूट की हुई है या डकैती की घटना हुई है, और विरोध के चलते एक दो नहीं बल्कि 5 की हत्या हो जाती है। महिला सहित 5 बालकों की जब हत्या हो जाती है तो कुछ इसी तरह से उसको उसने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे सीधा अपने गोविंदपुर पहुंच जाता है जो मोहल्ला होता है। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल इस महिला की निकाली तो कॉल डिटेल निकालने के बाद इससे पता चलता है कि इसके संबंध कुछ ज्यादा थे। फिर पुलिस ने जो यहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आने के बाद जब इस घर से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा था तो घर के अंदर ही रखे हुए गिलास पर इस लड़के यानी कि अंकुर उर्फ नीतीश दीक्षित के फिंगरप्रिंट भी पाए जाते हैं। साथ ही इस महिला के जो वजाइना वेगल स्लाइडर थी और इस लड़के ने जो अंडरवियर पर कुछ निशान थे, दोनों का जब डीएनए सैंपल लिया जाता है तो पुलिस का दावा है कि वो सैंपल भी मैच कर जाता है, वो डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। साथ ही उस लड़की की निशानदेही के आधार पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जाता है। 5 कत्ल करने वाले उस आरोपी जो शिक्षक होता है, जो ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को और ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसकी अभी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। था बताया जाता है कि 42 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है, और उसने एक दो नहीं 5 कत्ल कर देता है। पुलिस जब उस घटनाक्रम पर खुलासा करती है तो परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी बेटी के जो चरित्र का हनन किया गया, उसके साथ साथ गलत किया गया, और इसकी अपील करेंगे उच्च कोर्ट में। जिस तरह की बात आती है, हालांकि पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया, खुलासा करने के बाद लगभग 34 महीने का वक्त लगा, और जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो पूरी चार्जशीट लगने के बाद अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद जज साहब के पास जब बात पहुंचता है तो जज साहब जो होते हैं एम.एल. राठौर, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध संबंधों की जब पोल खुल जाती है, एक दो नहीं 5 हत्याएं कर देता है। यदि ऐसा व्यक्ति समाज में इस तरह से खुलेआम घूमेगा तो वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, और फांसी के फंदे पर इस व्यक्ति को जब तक लटकाया कर रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि जो ये कातिल होता है जिसका नाम नीतीश दीक्षित है, उसको अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के यहाँ भी बहुत सारे चांस मिलेंगे। अब चांस मिलने के बाद क्या उसकी जो फांसी की सजा बरकरार रहेगी या फिर उसे किसी और सजा में तब्दील कर दिया जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून के हिसाब से उसको बचने के लिए कई चांस अभी बाकी है। उधर घर वालों को इस पुलिस की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। घर वालों ने भी कहा कि हमारे परिवार की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसीलिए हम जहां तक भी लड़ सकते हैं हम न्याय के लिए आगे तक लड़ेंगे। हालांकि पुलिस का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत और सबूत के आधार पर इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।